गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एवरीथिंग इज क्लियर? क्या हम लोग स्टार्ट करें? तो भैया इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और अब क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से समझ लिया है, तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं किया है तो कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन आप यदि पहले वो करोगे तो आपको इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब बोलना चाहिए ना कि दिमाग में बिल्कुल चीजें फिक्स हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए जरा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, इन सब वर्ड को हम आगे अच्छे से समझेंगे। इनहेरिटेंस वेरिएशन क्या होता है, पहले आप मुझे बताइए जरा, क्या आप इस पर्सन को जानते हो? क्या आप इस पर्सन को जानते हो? क्या आपने इस पर्सन का कहीं नाम सुना है? क्या नाम है इनका? बताइए जरा, क्या नाम है इनका? बताइए जरा, क्या नाम है इनका? देखा है आपने इन पर्सन को? क्या नाम है इनका? आप मुझे बताइए जरा। ग्रीगर जॉन मेंडल। अब देखो जरा, एक्चुअली में ग्रीगर जो है ना, ग्रीगर जो है ना, वो कोई नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है। ग्रीगर जो है ना, सबसे पहले आप इस बात को समझना जरा, ग्रीगर जो है वो कोई नाम नहीं है, वो एक पोस्ट है। जैसे पोस्ट होती है ना, कि आपने बोला कि भैया पुजारी पर्टिकुलर नाम, या फिर कर्नल पर्टिकुलर नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ये एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। ग्रीगर एक पोजीशन है। इनका नाम क्या है? जॉन मेंडल। इनका नाम क्या है? जॉन मेंडल। सभी को पूरा क्लियर हो गया? तो हम मेंडल की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? मेंडल की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। आप जरा अच्छे से समझना। हो सकता है आपने स्टोरी पहले कभी ना सुनी हो, क्योंकि आप जब तक उस पर्सन को नहीं समझोगे तो आप उसके रिजल्ट्स को नहीं समझोगे, उसके आउटकम को आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो अब आप जरा ध्यान से समझना। ये पैदा हुए थे 20 जुलाई 1822 को। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक उसके लिए बता रहा हूं जिससे कहानी में एक कंटिन्यूएशन रहे। तो ये पैदा हुए थे 20 जुलाई 1922 को। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन! आप देखो जरा, 18, 20, 22, इनके नंबर में कैसा कॉम्बिनेशन है, आप देखना जरा। 20 जुलाई को पैदा हुए थे, 1822 को। सभी को क्लियर हो गया? कहां पर पैदा हुए थे? बताइए जरा। साइलीसिया, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है साइलीसिया, चेक रिपब्लिक में। कहां पर? आज का जो चेक रिपब्लिक है, पहले वो आता था ऑस्ट्रियन एम्पायर में। किसमें आता था? ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो उस समय यूरोप का काफी पावरफुल एम्पायर था। काफी, मतलब आप ये समझना, इकोनॉमिक सेंट्रल भी हुआ करता था, बिजनेस सेंट्रल हुआ करता था, एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर हुआ करता था। तो काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री थी। और उसके एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी फैमिली फार्मिंग बैकग्राउंड से थी। बहुत अच्छे से इन बात को आप समझना जरा। इनकी फैमिली जो है वो एक फार्मिंग बैकग्राउंड से थी, और फार्मिंग बैकग्राउंड से ऐसे थी कि इनकी कई जनरेशन फार्मिंग कर रही थी। और बहुत ही, मतलब आप ये समझना, बेयरली ये लोग अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाते थे। मतलब काफी ज्यादा गरीब परिवार से ये थे। अब ये पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, वहीं पर स्कूल इन्होंने जाना शुरू किया। जब ये 11 साल के हो गए तो इनके पेरेंट्स को लगा, भाई 1800 की बात है। आप खुद देखो जरा, आप अपने दादाजी को देखना, चौथी पढ़े होंगे, ठीक है, परदादाजी को पढ़े देखना जरा, दूसरी पढ़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़े होते थे। तो ऐसा ही मेंडल के साथ भी हुआ। तो मेंडल जब 11 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, आ जाओ खेती किसानी करेंगे, बढ़िया से क्या करेंगे, खेती किसानी करेंगे। अब मेंडल को बुला लिया। मेंडल केवल 11 साल के थे।
उस समय उनके उसी गांव में रहने वाले एक टीचर थे। तो इनके घर आए। कहां आए? इनके घर आए। और इनके घर आने के बाद में उन्होंने बोला कि मेंडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। मेंडल क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। अरे सभी को क्लियर हो गया? मेंडल क्या है? मेंडल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। मेंडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। आप इनको आगे पढ़ने के लिए भेजिए। ठीक है। अब जब टीचर ने बोला तो देखो भाई, उस समय भी और अभी भी आप देखो टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है। उस समय तो और बहुत ज्यादा टीचर की रिस्पेक्ट हर जगह हुआ करती थी। तो उनके पेरेंट्स ने ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके टीचर ने बोला है और वो उनकी बात को मना नहीं कर सकते थे। कई बार होता है ना कि जैसे मान लो आपके पेरेंट्स चाहते हैं वो ना करे, लेकिन कोई उनका रिलेटिव बोल देता है तो उनको ना चाहते हुए करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? जैसे मान लो पता चले आपकी बुआ ने आपकी शिकायत कर दी और पता चले पापा ने पकड़ के आपको धुन दिया, जबकि वो जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। तो ऐसे ही इनके पेरेंट्स ने इनको पढ़ने के लिए भेजा। ओपावा एक सिटी थी, वहां पर उनको पढ़ने के लिए भेजा। 11 साल के मेंडल वहां पर पढ़ने के लिए गए। मेंडल बहुत जबरदस्त थे पढ़ाई में, बहुत जबरदस्त थे पढ़ाई में। 19 साल के होते होते, आप समझना जरा, 19 साल के होते होते, 19 साल के होते होते और वो वहां पर ग्रेजुएट हो गए। और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने पढ़ाई को कंप्लीट करी। अब वो वापस घर आ गए। अब जब वो वापस घर आए तो फिर से उनके टीचर ने उनको उनको बोला कि अब तुम जो है और अच्छी सिटी में पढ़ने जाओ, हायर स्टडीज के लिए जाओ। तो अब उनके पेरेंट्स ने, अब उन्होंने देख लिया, उनके पेरेंट्स को भी पता चल गया कि यार मेंडल पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए ओल्मेक एक सिटी है वहां पर भेजा। पहले ओपावा भेजा, फिर ओल्मेक वहां पर पढ़ने के लिए भेजा। अब वहां पर जब पढ़ने के लिए भेजा तो मेंडल वहां का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाए। खुद खाना बनाना पड़ता था, सब कुछ खुद करना पड़ता था और हाई स्टडी का प्रेशर मेंडल हैंडल नहीं कर पाए। लगभग मेंडल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। मेंडल 1 साल डिप्रेशन में रहे। किस में रहे? मेंडल 1 साल डिप्रेशन में रहे। फिर जैसे तैसे मेंडल नर्वस ब्रेकडाउन से बाहर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मेंडल ने क्या किया? पढ़ाना शुरू किया। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। मेंडल ने पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा वो पढ़ाते रहते थे और वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि मेन टीचर थे, ही वो सपोर्टिंग टीचर। जैसे आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डाउट फैकल्टीज होती हैं जो डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देती हैं। क्या कर देती हैं? डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देती हैं। तो मेंडल ऐसे डाउट सॉल्व कर दिया करते थे। मेंडल का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से मेंडल का काम चल रहा था। तभी क्या हुआ, वहां पर ऑस्ट्रियन एम्पायर में सत्ता पलट हो गई। जैसे आपने देखा ना, अपने पड़ोसी मुल्क में होती रहती है, 4 बार हो चुकी है। ठीक है, कोई जनरल आता है और वो पूरा पावर कमांड में ले लेता है, पूरा पावर, पूरा सब कुछ पावर अपने हाथ में ले लेता है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि वहां पर ऑस्ट्रिया में हुआ कि वहां पर क्या हो गया, आप मुझे बताओ, तख्ता पलट हो गया। और जो नई गवर्नमेंट आई, पावर में आई, उसका ये मानना था, उनका सबसे ज्यादा ये मानना था कि कोई भी पर्सन यदि पढ़ा रहा है तो उसको केवल इसीलिए नहीं कि भाई उसके पास कोई नॉलेज या विजडम है, उसके पास कोई डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके पास से क्वालिफिकेशन की डिग्री होना जरूरी है। तो पहली बार पूरी दुनिया में, पहली बार पूरी दुनिया में टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। क्या हुआ आप मुझे बताओ जरा? टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। बहुत अच्छे से समझना जरा। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ और मेंडल उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। मेंडल उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए। जब उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, तो अब मेंडल वहां पढ़ा नहीं सकते थे। अब जब नहीं पढ़ा सकते थे तो वापस लौट के अपने गांव आ गए और इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्होंने एक मोनेस्ट्री में रहना शुरू कर दिया। जैसे अपने आश्रम, भाई ऋषिकेश, हरिद्वार में लोग जाके आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही मेंडल क्या हुआ आप मुझे बताओ जरा? एक मोनेस्ट्री में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। कहां पर रहना शुरू कर दिया? अपने गांव में। ठीक है। अब वहां पर जो उस मोनेस्ट्री के प्रीस्ट थे, उन्होंने देखा, उन्होंने इस चीज को देखा कि यार मेंडल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट डायरेक्शन लेस है। तो उन्होंने क्या किया? मेंडल को वापस पढ़ने भेजा। तो याद रखना, लाइफ में डिप्रेशन कई बार आता है, लेकिन लाइफ में कई लोग ऐसे अपने आप आएंगे, आप इस बात को देखोगे कि जो आपको डिप्रेशन से निकाल के
उस डिप्रेशन से निकाल के आपको सही रास्ते पर भेजेंगे। मेंडल की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, मेंडल की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। अब मेंडल पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए। कहां पर गए? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। लगभग 28-30 साल के जो मेंडल है वो कहां पर पहुंचे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पहुंचे। और उस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इनके प्रोफेसर का कोई नाम बताएगा जिसने इनकी लाइफ को बदल दिया? इनके जो प्रोफेसर थे उनका नाम था क्रिश्चियन डॉपलर। क्या नाम था? आप मुझे बताओ जरा। क्रिश्चियन डॉपलर। क्या आपने डॉपलर इफेक्ट का नाम सुना है? और उसमें देखा होगा वो होता ना सोर्स एंड ऑब्जर्वर वेलोसिटी को, साउंड की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, एपरेंट वेलोसिटी ऐसा कुछ रहता है, वी प्लस माइनस वीओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ऐसा कुछ होता है ना, ऑब्जर्वर अपॉन सोर्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। कभी हमने पढ़ा था बहुत साल पहले। तो आप मुझे बताओ, यदि कोई वैन आप मान लो कोई पुलिस की व्हीकल आपके पास आ रही है, सायरन बजाती हुई, तो आपको उसकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगी, दूर जा रही है तो कम सुनाई पड़ेगी। तो आप मुझे बताना जरा, क्रिश्चियन डॉपलर जो थे वो वर्क कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उनकी फील्ड थी। और वो किस चीज के ऊपर वर्क कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वो नेचुरल फिनोमिना को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। यदि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको कभी भी नहीं बताता। समझ में आ गया? तो यहां पर क्रिश्चियन डॉपलर, आवाज आना, साउंड आना एक नेचुरल फिनोमिना है। वो नेचुरल फिनोमिना को मैथमेटिक्स में, आप मुझे बताओ जरा, नेचुरल फिनोमिना को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे थे। आप खुद देखो जरा, उन्होंने एक्सप्रेस किया था, आई थिंक कुछ ऐसा फॉर्मूला था, बताओ जरा, ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ साउंड, आप मुझे बताओ जरा, वी एस, ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। मुझे पता नहीं सही है गलत है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पहले पढ़ा था। तो आप मुझे बताओ जरा। तो अब वो एक नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्रेस कर रहे थे मैथमेटिकली। तो यहां से मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को सीखा। किसको सीखा? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को सीखा। और यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर पाए। यदि मेंडल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं सीखते होते, यदि उन्होंने नेचुरल फिनोमिना को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं नहीं सीखा होता, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, सारी की सारी चीजें उन्होंने किससे सीखी? आप मुझे बताओ। क्रिश्चियन डॉपलर से सीखी। एक और साइंटिस्ट थे उस समय, फ्रैंक, जो इनके ट्यूटर थे, वो भी इनके ट्यूटर थे। और वो जो फ्रैंक थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। एनिमल के हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लीजिए हमने, मान लो डॉबरमैन लिया और मान लो हमने लैब्राडोर लिया और दोनों को क्रॉस करा दिया, तो पता चले वहां पर क्या बन गया? आप मुझे बताओ। लैब्रामैन बन गया। तो इस तरीके से वो ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। कौन? फ्रैंक। तो यहां पर मेंडल ने उनसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा। ठीक है। अब वो अपनी पढ़ाई करने के बाद में एक क्लैरिटी के साथ में, एक प्रॉपर थॉट के साथ में अपने शहर, अपने वहां पर मोनेस्ट्री में वापस लौटे। कहां पर लौटे? वापस लौटे। सभी को क्लियर हो गया? अब जब वो लौटे तो उन्होंने क्या किया? जो वहां के प्रीस्ट थे उनसे उन्होंने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। और सबसे पहले उन्होंने चूहों को सिलेक्ट किया। आपको पता है सबसे पहले उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? चूहों को सिलेक्ट किया। और उन्होंने चूहों को सिलेक्ट किया तो हुआ ये कि चूहे को जैसे ही उन्होंने सिलेक्ट किया तो जहां वो जो वहां के प्रीस्ट थे ना, उन्होंने बोला इतने सारे यदि हम चूहे ग्रो करेंगे तो पूरा चर्च का खाना खा जाएंगे, पूरा का पूरा चर्च का खाना खा जाएंगे, आप कुछ और सिलेक्ट करो। तो अब क्योंकि मेंडल फार्मिंग बैकग्राउंड से थे तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्लांट्स आए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट आउट करके अल्टीमेटली उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? गार्डन पी को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? गार्डन पी को सिलेक्ट किया। और 1856 से लेके 1863 तक 7 ईयर 7 कैरेक्टर पर उन्होंने काम किया। मुझे बताओ किसके 7 कैरेक्टर पर? गार्डन पी के 7 ईयर 7 कैरेक्टर पर उन्होंने काम किया। अब गार्डन पी को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? सबसे पहला, गार्डन पी इजीली अवेलेबल है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, गार्डन पी जो होता है उसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है। अब यदि मान लो वो क्या सिलेक्ट कर लेते? सपोज करो
मान लो बैम्बू ट्री सिलेक्ट कर लेते, तो बैम्बू ट्री में भैया 50 साल बाद फ्लावर आता है। यहां पर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन कराते, 50 साल बाद मेंडल मर चुके होते, तब उसका रिजल्ट आता, F1 जनरेशन लाते लाते मेंडल निपट जाते। ठीक है, मान लो मैंगो सिलेक्ट कर लेते। अब मैंगो में जनरली जो मैंगो होता है ना, उसमें 6-7 साल बाद फ्रूट आता है। तो यदि वो मैंगो ले लेते, तो आप मुझे बताओ जरा, 6-7 साल बाद उसमें फ्रूट आता, तो कहां से मेंडल का काम चल पाता? तो इसीलिए उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? गार्डन पी को। छोटे से एरिया में ग्रो हो सकता है, छोटा सा प्लांट है, छोटे से एरिया में ग्रो हो सकता है, इजीली अवेलेबल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। कैसी लाइफ साइकिल थी? शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। समझ में आ गया? और इसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो इसमें कैरेक्टर थे, वो क्लियर थे। यदि कोई प्लांट टॉल है तो बिल्कुल 6 फीट का लंबा है, यदि कोई प्लांट छोटा है तो 2 फीट का प्लांट है। आप मुझे बताओ, यदि कोई सीड राउंड है तो बिल्कुल राउंड है, और यदि रिंकल्ड है तो बिल्कुल रिंकल्ड है। फ्लावर यदि वॉयलेट है तो बिल्कुल वॉयलेट या पर्पल है, व्हाइट है तो बिल्कुल व्हाइट है। मतलब यहां पर आप मुझे बताना, क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। जो टॉल है वो टॉल है, जो येलो है वो येलो है, जो ग्रीन है वो ग्रीन है। क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। सभी को क्लियर हो गया? और आप इस बात को समझना, अब भाई हम कैसे इस चीज को माने? तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्योर लाइन को ऑब्टेन करना। यदि आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है, यदि आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है, तो उसमें आपने एक हाउस देखा होगा, स्लिदरिन। वो देखा है ना, स्लिदरिन सालाजार, वो वाली एक वो देखा होगा, नाग शक्ति जिसको बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसमें आप मुझे बताओ, ड्रेको मैलफॉय था, और उसमें आप मुझे बताइए जरा, वो कौन थे? आप प्रोफेसर स्नेप था। ठीक है, तो वो लोग मानते थे, उन लोगों का मानना था कि भाई प्योर ब्लड होना चाहिए, मतलब जादूगर जादूगरनी की शादी होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता था मोनेस्ट्री में कि प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। इवन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि जहां पर रियल ब्रदर एंड सिस्टर की शादी कराई जाती थी, जिससे कि उनका ब्लड मिक्स ना हो जाए, क्योंकि वो मानते थे दे वर द डिसेंडेंट ऑफ गॉड, वो गॉड के डिसेंडेंट होते थे। आपने दी क्लियोपेट्रा का नाम सुनाओ, तो क्लियोपेट्रा की शादी उसके भाई तूतनखामन से हुई थी। क्लियर हो गया? ऐसा वो लोग मानते थे। तो प्योर लाइन को, प्योर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब क्यों देते थे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है, हरमाइनी की और ड्रेको मैलफॉय का भैया शादी हो गई है? क्या आपको पता है? शायद उनका बच्चा बच्चा हो गया, ऐसे सुना है, पता नहीं अब कितनी सही बात है। ठीक है, तो चलो जरा, तो आप मुझे बताओ, हीरो रह गए बेचारा, विलन उड़ा के ले गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं ग्रीगर जॉन मेंडल की। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने कब से कब तक काम किया? बताइए जरा जल्दी से। ग्रीगर मेंडल ने 7 इयर्स कब काम किया? आप मुझे बताओ जरा। 7 इयर्स, 7 कैरेक्टर कब काम किया? आप मुझे बताओ जरा। 7 इयर्स, 7 इयर्स। और वो इयर्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1856, तो अब इसमें 7 जोड़ दो, अब इसमें 7 जोड़ दो। 1863, 1863, अरे बन जाएगा 7 इयर्स 7 कैरेक्टर। अब मुझे बताओ जरा, 7 इयर्स 7 कैरेक्टर, 7 इयर्स 7 कैरेक्टर्स, 7 इयर्स 7 कैरेक्टर्स, 7 इयर्स 7 कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। क्या नाम है? आप मुझे बताओ जरा। पाइजम सटाइवम। अरे सभी को क्लियर हो गया? 7 कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी एंड परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, एंड परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, एंड परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किसको परफॉर्म किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, सेवरल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो क्या आपको ये याद हुआ? बताओ जल्दी से, क्या आपको ये ईयर याद हुआ? ये ईयर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ईयर। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी को क्लियर हो गया? अब इन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी, रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। अरे बताओ जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? रीजन फॉर सिलेक्टिंग, रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। हम किसकी बात कर रहे हैं? रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। सभी को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई? हम किसकी बात कर रहे हैं? रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी। क्या रीजन था? सबसे पहला रीजन था, आप मुझे बताओ जरा, इजीली अवेलेबल।
समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? इजीली अवेलेबल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताना जरा? इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं था कि पता चले उनको लेने के लिए जर्मनी जाना पड़ रहा है। दूसरा आप मुझे बताओ, स्मॉल प्लांट कैन ग्रो इन स्मॉल एरिया। स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट कैन ग्रो इन स्मॉल एरिया। स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट can grow in small plant and it can grow in small area. Small plant and it can grow in small area. समझ में आ गया? स्मॉल एरिया में ही ये ग्रो कर जाता है। क्लियर हो गया? तीसरा आप मुझे बताना जरा, शॉर्ट लाइफ साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है? शॉर्ट लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ मतलब आपने सीड लगाया और वापस सीड मिलना, सीड टू सीड, सीड टू सीड, सीड टू सीड, सीड टू सीड, ये लाइफ साइकिल कहलाती है। आपने सीड लगाया, पहले उसमें प्लांट आएगा, प्लांट में फ्लावर आएंगे, फ्लावर से पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से सीड बनेगा। आप मुझे बताओ, तो सीड से सीड का मिलना ये कहलाता है लाइफ साइकिल। तो इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। क्या है? शॉर्ट लाइफ साइकिल है। फोर्थ पॉइंट आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। क्लियर वेरिएशन, क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। अरे सभी को बन जाएगा क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर, क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्लियर वेरिएशन इन कैरेक्टर। और मुझे बताओ, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। सिंगल क्रॉस कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। मैं अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अरे सभी को बन जाएगा, सिंगल क्रॉस कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। आपने कभी यदि एक्सपेरिमेंट किया हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो मुझे बताओ, एक रीडिंग लिया करते थे या फिर ज्यादा रीडिंग लिया करते थे? और यदि आप ज्यादा रीडिंग लिया करते थे तो ज्यादा रीडिंग से क्या हो जाता है? कैरेक्टर कैसा हो जाता है? बताओ जरा जल्दी से। क्या हो जाता है? जो उसकी वैल्यू होती है वो एक एवरेज वैल्यू आती है, एरर मिनिमाइज हो जाते हैं। आप क्या करते थे? ज्यादा वैल्यू लेते थे। तो अब आप ऐसे समझना, मान लो हमने क्या किया, एक राउंड और रिंकल को हमने क्रॉस कराया। अच्छे समझना, मान लो हमने एक राउंड प्लांट के फ्लावर को रिंकल प्लांट के फ्लावर से हमने क्रॉस कराया। अब मान लो पूरे प्लांट में केवल एक मटर की फली आती और उसमें एक अकेला मटर होता, तो आप मुझे बताओ, हम बोल देते ना ये तो एक चांस फैक्टर है। ठीक है, वो तो एक चांस फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ, हमने क्या किया? राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया और जो प्लांट यहां पर बना, उस प्लांट में कम से कम 100 मटर के दाने आ गए और 100 के 100 मटर के दाने मान लो राउंड आ गए। तो इससे मेंडल को अपने कैरेक्टर, मेंडल को अपने इन्फ्रेंस को, अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। जस्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो जल्दी से। क्या हो जाएगा? जस्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सो इट विल मिनिमाइज द एरर, इट विल मिनिमाइज द एरर। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? छठवां पॉइंट आप देखो जरा, इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड, इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड, इजीली सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। आराम से सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है एंड क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाता है। दोनों ही चीज इसमें बड़े आराम से हो जाते हैं। बोलो जरा जल्दी से। बड़े आराम से हो जाते हैं। और सातवां, इजीली ऑब्टेन, इजीली ऑब्टेन, इजीली ऑब्टेन प्योर लाइन। अब ये प्योर लाइन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इजीली ऑब्टेन प्योर लाइन। और हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। इजीली ऑब्टेन प्योर लाइन और होमोजाइगस। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जब मैं आपको क्रॉस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो क्या ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया? फटाफट इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? बताइए जरा, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? अब आप देखो जरा, अब हम पढ़ने वाले हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनिशंस की। किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनिशंस। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डेफिनिशन, दूसरा गैमीट का बनाना। यदि आपको ये दो चीजें अच्छे से बन गई, गैमीट फॉर्मेशन एंड डेफिनिशन,
आपका ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। आपको इतना आसान ये लगेगा चैप्टर कि आपको लगेगा आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सभी को बात अच्छे से समझ में आई? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान समझना। सबसे पहली जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर्स वर्सेस ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छे से समझिए जरा, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। देखो कोई भी फीचर कैरेक्टर कहलाता है। एनी फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर, एनी फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर, एनी फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर, एनी फीचर इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। कोई भी फीचर क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया? ऐसे मान लीजिए मैंने बोला हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया। मैंने बोल दिया सीड शेप, ये कैरेक्टर हो गया। सीड कलर, ये कैरेक्टर हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ हाइट कैसी है? या तो कोई टॉल हो सकता है या कोई डॉर्फ हो सकता है, या तो कोई टॉल हो सकता है या तो कोई डॉर्फ हो सकता है। तो आप मुझे बताओ यदि कोई टॉल है या फिर कोई डॉर्फ है, या तो कोई टॉल है और या तो कोई डॉर्फ है, तो ये उसी सेम कैरेक्टर के टाइप हो गए कि नहीं हो गए? तो टाइप ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। सभी को क्लियर हो गया? टाइप ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। any feature is called as character। तो आप मुझे बताओ जरा फीचर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर क्या हो जाएगा? फीचर। कोई भी फीचर आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोल रहे हैं? फीचर्स। बताइए जल्दी से, एनी फीचर। हम किसकी बात कर रहे हैं? एनी फीचर। फीचर इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, एनी फीचर इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। जैसे आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मान लो मैं बात कर रहा हूं सीड कलर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सीड कलर, ये कैरेक्टर है। अरे सभी को क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? सीड शेप। मैंने क्या बोल दिया? सीड शेप। ये क्या हो जाएगा? कैरेक्टर है। बोलो जल्दी से, ये क्या है? कैरेक्टर है। अब दूसरी तरफ आप मुझे बताना ट्रेट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? टाइप ऑफ। आप मुझे बताओ जरा, टाइप ऑफ सेम कैरेक्टर, टाइप ऑफ सेम कैरेक्टर। बताइए जल्दी से, मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाइप्स ऑफ सेम कैरेक्टर। टाइप्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के टाइप। टाइप्स ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड एज टी फॉर ट्रेट, टी फॉर टाइप इज कॉल्ड एज ट्रेट। हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज ट्रेट। अरे बताइए जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? इसको ट्रेट बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इसको ट्रेट। जैसे आप यहां पर समझना जरा, ये मैंने सीड कलर बना दिया, तो आप मुझे बताओ जरा, इस सीड कलर में दो यहां पर क्या हो जाएंगे? जैसे चलो इसको मान लो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तो आप मुझे बताना जरा, इसके दो मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, सीड कलर क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, सीड कलर हम क्या बोल रहे हैं? येलो। बताइए जरा जल्दी से, येलो। या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, मैं सीड शेप की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सीड शेप की बात कर रहा हूं। तो आप देखना जरा, सीड शेप कैसा हो सकता है? राउंड या फिर रिंकल्ड? बताइए जरा जल्दी से, कैसा हो सकता है? राउंड या फिर रिंकल्ड? बोले जरा जल्दी से, कैसा हो सकता है? राउंड या फिर रिंकल्ड? कैसा हो सकता है? आप मुझे बताओ जरा, राउंड या फिर रिंकल्ड? अरे सभी को बन जाएगा, कैसा हो जाएगा? राउंड या फिर रिंकल्ड, 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 राउंड या फिर रिंकल्ड। सभी को पूरा क्लियर हो गया? बताइए जरा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो? कैरेक्टर और ट्रेट आपको समझ में आया? कैरेक्टर और ट्रेट समझ में आया? तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी थी। क्या हम वो देख लें? 7 कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल। तो मुझे बताओ जरा, 7 कैरेक्टर्स हम किसकी बात कर रहे हैं? 7 कैरेक्टर्स सिलेक्टेड बाय मेंडल। हम किसकी बात कर रहे हैं? 7। बताइए जरा जल्दी से, 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स हम किसकी बात कर रहे हैं? 7 कैरेक्टर्स। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीड से जुड़े हुए 2 कैरेक्टर हैं। सीड से जुड़े हुए कितने कैरेक्टर हैं? 2। आप मुझे बताओ जरा, पोड से जुड़े हुए 2 कैरेक्टर हैं। फ्लावर से जुड़े हुए भी 2 कैरेक्टर हैं। ऐसे याद रखो,
वैसे तो मुझे पता है आपको याद है, लेकिन फिर भी यदि भूल जाओ, सीड से जुड़े हुए दो कैरेक्टर हैं, फ्लावर से जुड़े हुए दो कैरेक्टर हैं, और आप मुझे बताओ जरा, एक कैरेक्टर है प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर क्या है प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर क्या है प्लांट हाइट। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, सीड कलर, सीड कलर, सीड शेप। आप मुझे बताओ जरा, पोड कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर। यहां पर याद रखना, यहां पर चेंज है, यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लावर पोजीशन, क्या आ जाएगी यहां पर, फ्लावर पोजीशन। तो आप मुझे बताइए जरा, टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कैरेक्टर हो गए आप मुझे बताओ जरा, 7, कितने कैरेक्टर हो गए, 7। अब आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेट की बात कर रहे हैं, मतलब इन कैरेक्टर्स के कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ जरा, कलर कौन कौन सा हो सकता है, बताइए जरा जल्दी से, कलर कौन कौन सा हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं शेप कौन कौन सा हो सकता है। आप मुझे बताओ अगेन, कलर कौन कौन सा हो सकता है, शेप कैसा हो सकता है। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कलर कैसा हो सकता है, पोजीशन कैसी हो सकती है, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, हाइट कैसे हो सकती है। ये सभी ट्रेट्स हैं, ये सभी क्या है, ट्रेट्स है। ऐसे सीड कलर, आप मुझे बताइए सीड कलर कैसा हो सकता है, येलो एंड ग्रीन, कैसा हो सकता है, आप मुझे बताओ जरा, येलो एंड ग्रीन कैसा हो सकता है, येलो एंड ग्रीन। शेप कैसा हो सकता है, राउंड एंड रिंकल्ड, कैसा हो सकता है, राउंड एंड रिंकल्ड, कैसा हो सकता है, आप मुझे बताओ जरा, राउंड एंड रिंकल। पोड, आप मुझे बताइए जरा, पोड का कलर, पोड का कलर कैसा होगा। इससे उल्टा आप मुझे बताओ, पोड मतलब वो जो फल्ली होती है ना, और वो आप मुझे बताओ, जो फल्ली होती है, जो फल्ली होती है वो जनरली ग्रीन ही आप खरीदते हो ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो। आप बोलोगे वही तो है, आगे बताऊंगा क्यों ऐसे आगे पीछे लिखा है। अब पोड का शेप एक होता है फूला हुआ, जिसको हम इन्फ्लेटेड बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेटेड बोल देते हैं, और दूसरा आप मुझे बताओ हम क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रिक्टेड, क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, इसको कई बार फुल भी लिख देते हैं। अब आप मुझे बताओ फ्लावर का कलर, तो फ्लावर कलर आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, फ्लावर जो कलर है, फ्लावर जो कलर है वो आप मुझे बताइए कैसा हो जाएगा, वॉयलेट, वॉयलेट एंड व्हाइट, या फिर आप मुझे बताओ जरा, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आपको पर्पल भी मिल सकता है, तो याद रखना यहां पर आपको पर्पल भी मिल सकता है। क्लियर हो गया, वॉयलेट या फिर पर्पल, क्लियर हो गया, वॉयलेट या फिर पर्पल भी आपको मिल सकता है, दोनों ही सेम है। क्लियर हो गया, कोई भी एक आपको मिलेगा। अब आ जाओ पोजीशन, तो पहले एक्सियल, ए पहले आता है, एक्सियल एंड देन टर्मिनल। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल एंड टर्मिनल। और प्लांट हाइट क्या हो जाएगी, टॉल एंड डॉर्फ, क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, टॉल एंड डॉर्फ, क्या हो जाएगी, टॉल एंड डॉर्फ, क्या हो जाएगी, टॉल एंड डॉर्फ। सभी को क्लियर हो गया। याद रखना, इसी इन्फ्लेटेड के लिए, इसी इन्फ्लेटेड के लिए फुल वर्ड भी बोला जाता है। कौन सा वर्ड बोला जाता है, यहां पर क्या बोलेंगे, और फुल। अरे बात सभी को समझ में आ गई, कौन सा वर्ड बोलेंगे यहां पर, फुल। क्लियर हो गया, एंड कंस्ट्रिक्टेड, यहां पर वॉयलेट एंड पर्पल कोई भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, समझ में आ गया, कोई भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, पर्पल भी दे सकता है, वॉयलेट भी दे सकता है। तो ये सभी ट्रेट हो गए, ये सभी ट्रेट हो गए। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2000, नीट 2019 में, मेंडल ने टोटल कितने ट्रेट पे वर्क किया था। आप मुझे बताओ जरा, मेंडल ने टोटल कितनी ट्रेट पे वर्क किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने पे वर्क किया था, 14 ट्रेट्स पे वर्क किया था। किस पे वर्क किया था, 14 ट्रेट्स पे वर्क किया था। तो क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आप बताइए जल्दी से, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ बन जाएगा। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी डेफिनेशन हमारी है जीन वर्सेस एलील, जीन वर्सेस एलील, क्या हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, जीन वर्सेस एलील। अरे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन वर्सेस एलील। अब जरा ध्यान से समझना, जीन वर्सेस एलील,
ये क्या होता है, बहुत अच्छे से आप इसको समझना। यहीं से आपको एलिलिक वेरिएशन वर्ड समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? एलिलिक वेरिएशन समझ में आएगा। तो मुझे बताओ जरा, जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अरे जीन की डेफिनेशन तो आपको याद है ना? मुझे बताइए जरा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन की डेफिनेशन आपको याद है? मुझे बताइए जरा, सेगमेंट और स्ट्रेच ऑफ डीएनए। और हम क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट और स्ट्रेच, बताइए जरा जल्दी से। और स्ट्रेच ऑफ डीएनए, आप मुझे बताओ विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए। हम किसकी बात कर रहे हैं? विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ, विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए, विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए। अब आप मुझे बताओ जरा, जरा ध्यान से समझ के मुझे बताना कि यहां पर मान लीजिए मैंने जीन बोला और इस जीन से क्या बनेगा? मान लीजिए एमआरएनए बन गया, इस एमआरएनए से प्रोटीन बन गया। और मुझे बताओ जरा, इस प्रोटीन से क्या आ गया? आप मुझे बताओ जरा, कैरेक्टर। इससे क्या आ जाता है? जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा कैरेक्टर आएगा, जैसा प्रोटीन होगा वैसा कैरेक्टर आएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। तो ये आप मुझे बताओ, सेगमेंट और स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए, वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो क्या यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या हम यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज एक्सप्रेसिंग इनटू प्रोटीन? बताइए जरा जल्दी से, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं? आप मुझे बताइए जरा, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं सेगमेंट ऑफ डीएनए? बोलो जरा जल्दी से, सेगमेंट ऑफ डीएनए which is ultimately expressing, ultimately बताइए जरा, ultimately expressing into protein। बताइए जरा, क्या हम इसको बोल सकते हैं? आप समझ रहे हो कि ये किसकी बात कर रहा है? अब मुझे बताओ जरा, ये सारे जीन की बात कर रहा है या फिर ये सिस्ट्रॉन की बात कर रहा है? बताओ जरा, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप मुझे बताइए कि ये सारे जीन की बात कर रहा है या फिर सिस्ट्रॉन की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? आप मुझे बताइए जरा। सिस्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जनरली सिस्ट्रॉन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला ना, वो चैप्टर पढ़ने के बाद में ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखना जरा, यहां पर एलील, एलील वर्ड बना हुआ है एलिलोमॉर्फ से। समझ में आ गया? एलील इज अ शॉर्ट ऑफ एलिलोमॉर्फ। जरा ध्यान से देखना, एलील इज अ शॉर्ट ऑफ, एलील is a short of, allele is a short of, allele is a short of, short form of allelomorph, allelomorph। ये allelomorph का शॉर्ट फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एलिलोमॉर्फ का। तो देखो जरा, एलो का मतलब डिफरेंट और मॉर्फ का मतलब अपीयरेंस। अच्छा, उससे पहले मेरे एक स्टेटमेंट का जवाब दे दो। आप मुझे बताओ, मैंने बोला येलो सीड, तो इसका मतलब ये येलो सीड इसका कैरेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? मैंने बोला ग्रीन सीड, तो आप मुझे बताओ ये इसका कैरेक्टर हो गया कि नहीं हो गया सीड का? तो इसका मतलब ये सभी ट्रेट कैरेक्टर है कि नहीं है? तो बताइए जरा, क्या मैं यहां पर ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर, क्योंकि वो उसके टाइप है। जैसे आप मुझे बताओ जरा, मान लो मैं बोल रहा हूं कि ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो दोनों ही कार्बन के डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन है तो कार्बन ना, है तो कार्बन ना। बताओ जरा, तो इसी तरीके से मैं यहां पर बोल सकता हूं ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर। बताइए जरा जल्दी से, ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर, ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर, ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर। बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर, ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर। अरे बन जाएगा ऑल द ट्रेट्स आर कैरेक्टर। अब ये पॉइंट हमारे यहां काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। जरा ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर एलिलो है, तो एलिलो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फ का मतलब होता है अपीयरेंस। जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं? एलिलो, एलिलो, एलिलो का मतलब क्या हो जाएगा? एलिलो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? बताओ जरा जल्दी से, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। क्या मतलब होता है? अपीयरेंस मतलब होता है, क्या मतलब होता है? अपीयरेंस। तो ध्यान रखना, सेम जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म,
अलग अलग फॉर्म, ए फॉर एलील, ए फॉर अलग अलग फॉर्म, सभी लोग बोलो ए फॉर एलील, ए फॉर अलग अलग फॉर्म। तो सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, सेम जीन के अलग अलग फॉर्म क्या कहलाएंगे? एलील। सभी को क्लियर हो गया? सेम जीन के अलग अलग फॉर्म क्या कहलाएंगे? एलील। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं लिख सकता हूं, बताइए जरा, वेरिएंट्स, वेरिएंट्स ऑफ सेम जीन, वेरिएंट्स ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड एज एलील। हम क्या बोलेंगे? एलील। अरे सभी को क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। वेरिएंट्स ऑफ सेम जीन, या फिर हम क्या बोल दें? अलग अलग फॉर्म ऑफ सेम जीन, ए फॉर एलील। आप मुझे बताना जरा, मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप मुझे बताना जरा, अलग अलग, बताओ जरा जल्दी से, हमारे याद रखने के लिए, अलग अलग, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग फॉर्म ऑफ सेम जीन, ऑफ सेम जीन, अलग अलग फॉर्म ऑफ सेम जीन, अलग अलग फॉर्म ऑफ सेम जीन, अलग अलग फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एज एलील। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कार्बन, मान लो मैंने क्या लिखा हुआ है? कार्बन। ये आपको कलर दिखाई तो दे रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है? कार्बन। अब आप मुझे बताओ जरा, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, कार्बन के कितने फॉर्म होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। और भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको अभी क्या करना, हमको तो दो से मतलब है बस। तो आप मुझे बताओ जरा, एक फॉर्म हो गया, मान लीजिए मैं डायमंड की बात कर रहा हूं, एक फॉर्म हो गया डायमंड, और एक फॉर्म हो गया ग्रेफाइट, एक हो गया डायमंड, एक हो गया ग्रेफाइट। आप मुझे बताओ जरा, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर एलोट्रॉफ। इनको हम क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा। एलोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉफ। इसी एलोट्रॉफ को ध्यान में रखकर, इसी एलोट्रॉफ को ध्यान में रखकर ये टर्म बना है कि मान लो यहां पर मैंने एक जीन बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया? एक जीन बोल दिया। जैसे आप जरा ध्यान से देखना, मान लो मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, जीन फॉर प्लांट हाइट। मैं क्या बोल रहा हूं? जीन फॉर प्लांट हाइट। मैं क्या बोल रहा हूं? जीन फॉर प्लांट हाइट। मान लीजिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, तो मुझे बताना जरा, जीन फॉर प्लांट हाइट, जीन फॉर प्लांट हाइट, बताइए जरा जल्दी से, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जीन फॉर प्लांट हाइट। तो इस जीन फॉर प्लांट हाइट में आप देखना, मान लो एक मैंने कैपिटल टी लिख दिया, एक मैंने स्मॉल टी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? उसके एलीलोमॉर्फ। क्या हो जाएंगे? दे आर एलील। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या है? दिस इज एलील। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एलील। अरे बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एलीलोमॉर्फ। क्या कहलाएगा? अभी बताओ जरा, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? अभी बताओ जरा, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? पता नहीं क्या हुआ था, सिस्टम एकदम से फ्रीज हो गया था। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो चलिए जरा, मैं आपको कहां तक बता रहा था? आई थिंक यहां तक था, है ना? तो आप मुझे बताओ, जैसे कार्बन के दो फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कितने फॉर्म है? आप मुझे बताओ जरा। डायमंड एंड ग्रेफाइट, इसके दो फॉर्म हो गए। इसी तरीके से मान लो, जैसे हम बात कर रहे हैं जीन फॉर प्लांट हाइट, हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन फॉर प्लांट हाइट। तो ये जो जीन फॉर प्लांट हाइट है, इसके भी दो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। दीज आर कॉल्ड एज एलीलोमॉर्फ। ये क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। एलीलोमॉर्फ। क्या कहलाएंगे? एलीलोमॉर्फ। तो क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है? तो एक बार जरा सभी लोग टाइप कर दो एलीलोमॉर्फ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, बीच में उड़ गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अब आप मुझे बताओ जरा, ये मैं पढ़ाता चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आप मुझे बताना, आप जानते हो कि भैया पप्पा से स्पर्म आता है, मम्मा से ओवम आता है, दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। सभी को क्लियर हो गया? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। अब आप मुझे बताना जरा, ये 23 क्रोमोसोम जो है, इनमें से वन जो पापा से आ रहा है और जो वन मम्मी से आ रहा है, इन दोनों में जीन की लोकेशन सेम। ऐसे 2 जो पापा से आ रहा है और 2 जो मम्मी से आ रहा है, उनमें जीन्स की लोकेशन सेम। इसमें 3 जो पापा से आ रहा है, जो 3 मम्मी से आ रहा है, उनमें जीन्स की लोकेशन सेम। तो ये देखो जरा, ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 जीन फॉर आई कलर मान लो यहां पर है, तो जो मम्मी से आ रहा है उसमें जीन फॉर आई कलर यहां पर हो जाएगा, उसमें जीन फॉर आई कलर यहां पर हो जाएगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जीन फॉर आई कलर कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर जीन्स की लोकेशन सेम है क्रोमोसोम में, तो ये होमोलोगस, ये क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21 इस होमोलोगस टू, किसका होमोलोगस है? पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21 इज होमोलोगस टू। फिर से आप मुझे बताइए जरा, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 21 इज होमोलोगस टू। किसका होमोलोगस है? मैटरनल 21 का। किसका होमोलोगस है? आप मुझे बताओ जरा, मैटरनल 21 का किसका है? आप मुझे बताओ जरा, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 21 सभी को बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ सर जल्दी से, ये बात अभी सभी को समझ में आ गई? अब हम बात कर रहे हैं लोकस की। आपको यदि होमोलोगस समझ में आ गया, तो अब हम बात कर रहे हैं लोकस की। किसकी बात कर रहे हैं? लोकस की। तो जरा ध्यान से देखना, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, ये पापा की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? पापा की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम बना दिया। आप मुझे बताओ जरा, ये बना दिया मैंने पैटर्नल क्रोमोसोम। ये मैंने क्या बना दिया? पैटर्नल क्रोमोसोम। और ये मैंने क्या बना दिया? मैटरनल क्रोमोसोम। तो मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है, ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है, बताना जरा जल्दी से, यदि ये 1-1 है तो होमोलोगस होंगे, यदि ये 2-2 के पेयर है तो होमोलोगस होंगे, यदि ये X-X होंगे तो आप मुझे बताओ जरा, तो होमोलोगस होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? बताइए जरा जल्दी से, क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। तो मुझे बताओ, मैंने यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना लिया। क्या बना लिया? आप मुझे बताओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम का ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम, मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना लिया। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? तो मुझे बताइए, ये क्या है? बोलो जरा जल्दी से, ये क्या है? दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है? होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे सभी को बन जाएगा, ये क्या बने हुए हैं? दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अरे सभी को क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझना, इन क्रोमोसोम में लोकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? आप मुझे बताओ जरा, लोकेशंस होती हैं, इनको हम लोकस बोल देते हैं। बताओ जरा, क्या बोल देते हैं? लोकस। बताइए जरा, दिस इज वन लोकस, दिस इज अनदर लोकस, दिस इज अनदर लोकस। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया? मान लीजिए दिस इज वन लोकस, मान लो इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लोकस। क्या लिख रहा हूं? फर्स्ट लोकस। ये मैं क्या लिख रहा हूं? सेकंड लोकस। क्या लिख रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा, सेकंड लोकस। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? थर्ड लोकस। क्या लिख रहा हूं? आप मुझे बताओ जरा, थर्ड लोकस। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? इस लोकस में, इस लोकस में, इस लोकस में हमेशा सेम जीन प्रेजेंट होंगे। मतलब जीन के आप मुझे बताओ जरा वेरिएंट फॉर्म। जैसे यहां कैपिटल ए हो सकता है, तो अब ये जीन यहां आ गया तो यहां नहीं आएगा। यहां कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, यहां स्मॉल डी हो सकता है। तो आप मुझे बताना जरा, एक लोकस में हमेशा एक ही जीन होगा, लेकिन उसके मैक्सिमम 2 फॉर्म होंगे। बताओ जरा जल्दी से, लोकस का मतलब लोकेशन। तो आप मुझे बताओ जरा, वन लोकस हैज वन जीन, वन लोकस हैज वन जीन बट टू एलील, तो मैक्सिमम 2 एलील हो सकते हैं। याद रखना, एक लोकस में 2 से ज्यादा एलील कभी नहीं हो सकते। एक लोकस में 2 से ज्यादा एलील कभी भी नहीं हो सकते। सभी को क्लियर हो गया? एलील वर्ड बना है एलीलोमॉर्फ से।
तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए सेम जीन, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी सेम जीन, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी सेम जीन। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आप मुझे बताना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकता हूं इसके ऊपर, पुराने एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो यहां पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहा हूं। तो आप मुझे बताओ जरा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? वन लोकस कंटेन वन जीन, वन लोकस कंटेन वन जीन बट मैक्सिमम टू एलील। तो मैं क्या बोल रहा हूं? वन लोकस हैज मैक्सिमम टू एलील्स ऑफ सेम जीन। बताइए जल्दी से, टू एलील्स ऑफ सेम जीन, टू एलील्स ऑफ सेम जीन, हमेशा दो एलील होंगे। समझ में आ गया? यदि वो एलील सेम सेम है, यदि वो एलील सेम सेम है तो होमोजाइगस, यदि वो एलील डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, यदि वो एलील आप मुझे बताओ जरा सेम है तो होमोजाइगस, यदि वो एलील सेम है तो होमोजाइगस, और यदि वो एलील डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, जैसे आप इस तरीके से देखना, मान लो यहां पर मैं ये पेयर बना रहा हूं, ये मान लो मैंने पैटर्नल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? पैटर्नल बना दिया। क्या बना दिया? पैटर्नल बना दिया। यहां पर मैंने क्या बना दिया? मैटरनल बना दिया। क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। मैटरनल बना दिया। क्या बना दिया? मैटरनल बना दिया। अरे जरा ध्यान से देखना, क्या बना दिया यहां पर? मैटरनल, ये मैंने मैटरनल बना दिया। अब इसके मैं 3 पेयर बना रहा हूं। कितने पेयर बना रहा हूं? ऐसे 3, वो मैं कंडीशंस हो सकती हैं। जरा ध्यान से देखना, कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब मैं इसमें लोकस बना रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या आपको लोकस समझ में आया? क्या आपको लोकस समझ में आया? क्या आपको लोकस समझ में आया? तो आप मुझे बताओ जरा, क्या आपको लोकस समझ में आया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यदि यहां पर कैपिटल ए है, या फिर इस लोकस में स्मॉल ए है, या फिर इस लोकस में कैपिटल ए स्मॉल है, तो आप मुझे बताओ, इफ लोकस है सेम एलील, इफ लोकस हैज वन लोकस है सेम एलील, तो वो कहलाएगा होमोजाइगस। ये दोनों में सेम एलील है। आप खुद देखो जरा इन लोकस में, तो आप देखना जरा, इफ वन लोकस है सेम एलील, बताइए जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? इफ वन लोकस, हम क्या बोल रहे हैं? इफ वन लोकस हैज सेम एलील, है सेम फॉर्म ऑफ जीन, हम क्या बोल रहे हैं? सेम फॉर्म ऑफ जीन। और आप मुझे बताओ सेम एलील, सेम एलील वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, इफ वन लोकस हैज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, हम क्या बोल रहे हैं? इफ वन लोकस has different form of same gene, or different allele of same gene, और different allele, ये सब स्टेटमेंट बनते हैं बेटा। different allele of same gene, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? हेट्रो। बताइए जल्दी से, इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। कौन सा वर्ड बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो, होमोलोगस बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और हेट्रोजाइगस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, होमोजाइगस अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन ये जब तीनों टर्म एक साथ आती हैं तब बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा आप ध्यान से समझना, यहां पर मैं बना रहा हूं एक होमोलोगस पेयर बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एक होमोलोगस पेयर बना रहा हूं। ये आप मुझे बताना, ये मैंने एक होमोलोगस पेयर बना लिया, ये मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना रहा हूं।
और मुझे बताओ कल ही हमने पढ़ा है कि एक क्रोमोसोम में एक जीन होता है या बहुत सारे। आप देखिए जरा, हमने 2968 जीन देखे थे। हमने कितने जीन देखे थे क्रोमोसोम नंबर 1 में? 2968 जीन। कितने जीन देखे थे? 2968 जीन। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये मैंने एक लोकस बना दिया, ये मैंने दूसरा लोकस बना दिया, ये मैंने तीसरा लोकस बना दिया, ये मैंने चौथा लोकस बना दिया। तो अब आप मुझे बताना, इस लोकस के अंदर मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहां पर दूसरा जीन आ गया, मान लो कैपिटल बी है, क्या हो गया? होमोजाइगस। ऊपर क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? स्मॉल डी, क्या हो गया? होमोजाइगस। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। और मुझे बताओ ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा क्या था? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या था? आप मुझे बताओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे बताइए जरा जल्दी से, क्या था ये होमोलोगस क्रोमोसोम? अरे बताइए जरा जल्दी से, क्या था ये होमोलोगस क्रोमोसोम? आप मुझे बताइए, ये दोनों जो यहां पर बने हुए हैं, ये दोनों जो यहां पर बने हुए हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप जरा मुझे यहां पर बताते जाओ, ये जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है? आप मुझे बताओ। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज होमोजाइगस। ये क्या बना हुआ है? दिस इज होमोजाइगस। ये क्या बना हुआ है? होमोजाइगस। अगेन आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बना हुआ है? दिस इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस है। और ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, होमोजाइगस। तो आप मुझे बताना जरा, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हैज मल्टीपल हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस पेयर? बताओ जरा जल्दी से, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि वन होमोलोगस क्रोमोसोम हैज मैनी हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस पेयर? बताओ जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं? बताइए जरा जल्दी से, ये सभी को बात समझ में आ गई? बताइए जरा, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 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 वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बताओ जरा जल्दी से, हैज one pair of homologous chromosome has various heterozygous and homozygous pair of allele. Heterozygous and homozygous pair of allele. बताइए जरा जल्दी से, पेयर ऑफ एलील्स बन जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया? क्या ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया? मुझे ईमानदारी से बता दो, मुझे ईमानदारी से बता दो, आपको होमोलोगस और होमोजाइगस में डिफरेंस समझ में आ गया? होमोलोगस और होमोजाइगस में डिफरेंस समझ में आ गया? तो बताइए जरा। तो तीसरी डेफिनेशन यही है, तीसरी डेफिनेशन यही है, तीसरी डेफिनेशन यही है। अरे बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से। तो डेफिनेशन नंबर 3 हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन नंबर 3 homozygous 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 versus heterozygous heterozygous heterozygous। अरे बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, homozygous versus heterozygous homozygous versus heterozygous। अब आप बोलोगे सर आपने सब तो बता दिया, फिर आखिर फिर यहां पर आप इसको क्यों दोबारा बता रहे हो? अब जरा इसको ध्यान से समझना। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम देख रहे हैं। तो देखो जरा, होमो शब्द का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम,
और जाइगस का मतलब क्या होता है बताओ जरा जल्दी से, गैमीट्स। तो यहां पर यदि सेम गैमीट्स बना रहे हैं तो होमोजाइगस कहलाएगा, डिफरेंट गैमीट्स बना रहे हैं तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। बताइए जरा जल्दी से, डिफरेंट गैमीट्स बना रहे हैं तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। बताओ जरा जल्दी से, यदि सेम बना रहे हैं, सेम, ये देखो जरा, सेम गैमीट्स बना रहे हैं तो होमोजाइगस। यदि आप मुझे बताओ डिफरेंट गैमीट्स बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। तो आप मुझे बताना जरा, होमो शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। और आप मुझे बताओ जाइगस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट्स। क्या हो जाएगा, गैमीट्स। यहां पर आप मुझे बताओ हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्या मतलब हो जाएगा, डिफरेंट। और आप मुझे बताना जरा, जाइगस का मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट्स। क्या मतलब हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, गैमीट्स। क्या मतलब हो जाएगा, गैमीट्स। सभी को पूरा क्लियर हो गया। अब आप देखो जरा, ये मान लीजिए मैंने बना दिया, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। आप जरा याद करिए, हम लोगों ने मियोसिस पढ़ा है। तो मियोसिस में आप मुझे बताना जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बताइए जरा जल्दी से। तो यहां पर आप देखना जरा, ये मैंने यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने यहां पर बना दिया। ये देखो जरा, मैंने एक और यहां पर ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक और पेयर बना दिया। अब जानते हो, जब मियोसिस होगी तो ये दोनों सेपरेट होंगे। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे मालूम है ना, मियोसिस 1 में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो जरा, इसको भी मैं यहां पर बना ले रहा हूं। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, मान लो यहां पर कैपिटल ए है, यहां पर भी कैपिटल ए है, यहां पर स्मॉल ए है, यहां पर स्मॉल ए है, और यहां पर आप मुझे बताओ कैपिटल ए है और यहां पर स्मॉल ए है। तो अब आप मुझे बताओ, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, जब क्रोमोसोम क्या होंगे, आप मुझे बताइए जरा, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, जरा ध्यान से देखना, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ये देखो जरा, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। देखो जरा क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। तो आप मुझे बताना जरा, इनमें जो जीन्स है वो भी सेपरेट होंगे, इनमें जो जीन्स है वो भी सेपरेट होंगे। बताइए जरा जल्दी से, इनमें जो जीन्स है वो भी सेपरेट होंगे। तो आप मुझे बताना, यहां पर क्या आ गया, कैपिटल ए, यहां भी क्या आ गया, कैपिटल ए, यहां पर क्या आ गया, स्मॉल ए, यहां भी क्या आ गया, स्मॉल ए, यहां क्या आ गया, कैपिटल ए, यहां क्या आ गया, स्मॉल ए। तो आप देखो जरा, ये क्या कर रहे हैं, ये जो दो गैमीट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। वो क्या है, आप मुझे बताओ जरा, सेम है। तो ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग सेम गैमीट। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग सिमिलर गैमीट। ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग सिमिलर गैमीट्स। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग सिमिलर गैमीट्स, फॉर्मिंग सिमिलर गैमीट्स। बताइए जरा जल्दी से, ये दोनों होमोजाइगस है, हमको पता है। हम एक बार और देख लेते हैं, फॉर्मिंग सिमिलर गैमीट। बताइए जरा जल्दी से, फॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट, सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अरे सभी को क्लियर हो गया, सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। बताइए जरा, ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। ये क्या कर रहे हैं, बोलिए जरा जल्दी से, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। अरे सभी को क्लियर हो गया, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्या सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस
होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, क्या आपको बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलो जरा। अभी क्रॉस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी हम सिंपल उसके बनाने की बात कर रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया? गैमीट्स बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट सिलेक्ट किया। देखना जरा मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, प्योर टॉल प्लांट। अच्छे से समझना जरा, मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, प्योर टॉल प्लांट सिलेक्ट किया, प्योर टॉल प्लांट सिलेक्ट किया। अब कैसे प्योर टॉल प्लांट ऑब्टेन होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बस आप इसको समझ लो। ये मैंने क्या बना लिया, दिस इज प्योर टॉल प्लांट। प्योर टॉल प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कितनी भी सेल्फिंग करा दो केवल टॉल मिलेगा। समझ में आ गया? कितनी भी सेल्फिंग करा दो केवल टॉल मिलेगा। मैं आपको आराम से इस प्योर का मतलब बताऊंगा, पहले बस आप इसको समझ लो कि इसमें बिल्कुल प्योर है, मतलब इम्प्योर का कुछ है ही नहीं, बस ऐसे समझ लो। प्योर टॉल प्लांट है, इस प्योर टॉल प्लांट में फ्लावर बना हुआ है। मान लीजिए यहां पर क्या लगा हुआ है, इस तरीके से ऐसे फ्लावर है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, ये इस तरीके से इसमें क्या है, ये फ्लावर है। जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, फ्लावर है। ये मान लो मैंने फीमेल पार्ट बना दिया, ये मैंने मेल पार्ट बना दिया। दूसरी तरफ आप देखना जरा, मेंडल ने क्या लिया, प्योर डॉर्फ प्लांट। मेंडल ने क्या लिया, प्योर डॉर्फ प्लांट, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो कैसा है आप मुझे बताओ जरा, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये ले लिया मेंडल ने यहां पर। जरा ध्यान से देखना, ये क्या ले लिया मेंडल ने, प्योर डॉर्फ प्लांट। बताओ जरा जल्दी से, क्या ले लिया, प्योर डॉर्फ प्लांट। मतलब इसको कितनी भी सेल्फिंग कराओ, ये केवल और केवल केवल और केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉर्फ प्रोड्यूस करेगा। ये ऐसे इनका क्रॉस करा रहे हैं। तो ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन है, जरा ध्यान से समझना, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन क्या कहलाएगी, P1 जनरेशन। ये जनरेशन कौन सी कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा। दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज P1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज P1 जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, P1 जनरेशन। अब क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आपको बता रहा हूं अभी, फिर मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसका जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं इसके स्टिग्मा पर। ठीक है, किस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब हमने इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया, तो आप मुझे बताओ, हमने ऐसे डस्टिंग करा दी, हमने डस्टिंग करा दी। मेंडल कौन सा मेथड यूज करता था वो सब हम बाद में देखेंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर डस्टिंग करा दी, तो अब जब डस्टिंग करा दी, पॉलिनेशन हो गया और यहां पर सीड बन गया। क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा, ये सीड बन गया। ये क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा, सीड बन गया। ये पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया। यहां पर मैं दोनों एक साथ लिख दूं, इतना तो आपको पता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बताओ सर जल्दी से, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या बन गया, सीड मिल गया। यहां पर क्या मिल गया, सीड मिल गया। अच्छे से समझना जरा। अब इस सीड को हम क्या करेंगे, इस सीड को हम जमीन में लगा देंगे। इस सीड को हम क्या करेंगे, रुको जरा अच्छे से जमीन में लगाते हैं जरा। ये देखो जरा, ये जो सीड है, इस सीड को अब हम जमीन में लगा रहे हैं। क्लियर है, इस सीड को हम क्या कर रहे हैं, जमीन में लगा रहे हैं। अरे जरा ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, इस सीड को हम जमीन में लगा रहे हैं। ये देखो जरा, और आप मुझे बताओ जरा, ऐसा हमने क्या किया, जितने इसके थे, जितने भी इसके थे, सबको हमने क्या कर दिया, सबको हमने क्या कर दिया, ऐसे ही सेम हमने कर दिया, सेम हमने कर दिया। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, इस सीड को मैंने जमीन में लगा दिया। इस सीड को मैंने किस में डाल दिया, ये देखो जरा, ये सीड है, ये सीड है, इस सीड को मैंने जमीन में लगा दिया। अब जब इस सीड को जमीन में लगा दिया, तो कुछ टाइम बाद जब ये प्लांट बन जाएगा, तो हमने इसको देखा। और जब हमने इसको देखा, जरा ध्यान से देखना, जब हमने इसको देखा, तो प्लांट यहां पर कैसा मिला, टॉल प्लांट मिला। कैसा प्लांट मिला, टॉल प्लांट मिला। अरे सभी को बात समझ में आ गई, कैसा प्लांट मिला, टॉल प्लांट मिला। तो आप मुझे बताइए जरा, ये इसका बच्चा कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, बच्चा। ये इनका बच्चा कहलाएगा। तो ये कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मेंडल अकेला है जिसने सन वर्ड यूज किया है, वरना पूरी दुनिया ने डॉटर को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो इसको बोल देते हैं F1। इसको क्या बोल देंगे, F1 प्लांट। बताइए जरा जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे, F1 प्लांट।
F1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फिलियल। बताओ जरा जल्दी से, फर्स्ट फिलियल। और इस फिलियल का मतलब क्या होता है? बताइए जरा जल्दी से, इस फिलियल का मतलब क्या होता है? सन। इस फिलियल का मतलब क्या होता है? सन। अरे सभी को बन जाएगा, इस फिलियल का मतलब क्या होता है? सन। इस फिलियल का मतलब क्या होता है? सन। बोलो जरा जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझना, मेंडल ने इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म बताया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म बताया कि F1 क्या होता है, P1 क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। क्या आपको F1 क्लियर है? क्या आपको F1 क्लियर है? बताओ जरा जल्दी से, क्या आपको F1 क्लियर है? बस मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या आप लोगों को F1 क्लियर है या नहीं है। बताइए जरा जल्दी से, आप लोगों को F1 क्लियर है या नहीं है? सभी को F1 अच्छे से क्लियर है। चलिए जरा अब हम बात कर रहे हैं मेंडल ने कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया। जरा ध्यान से देखना, मेंडल ने क्या किया। जैसे मान लो उसने यहां पर ये टॉल प्लांट लिया, ये उसने क्या ले लिया? मेंडल ने यहां पर ऐसे टॉल प्लांट लिया। समझ में आ गया क्या किया मेंडल ने? टॉल प्लांट लिया। ये टॉल प्लांट का मान लीजिए यहां पर फ्लावर है। समझ में आ गया? ये टॉल प्लांट लिया, समझ में आ गया। अब उसने क्या किया, यहां पर ऐसे डॉर्फ प्लांट लिया। जरा ध्यान से देखना, अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये उसने डॉर्फ प्लांट लिया। अब आप मुझे बताओ, डॉर्फ में ये चांसेस है ना कि भैया इसमें सेल्फ पॉलिनेट इसको ये कर सकता है, तो ये इसको सेल्फ पॉलिनेट ना कर सके, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें आप मुझे बताओ, एक फ्लावर तो होगा नहीं, इसमें कई सारे फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं आप मुझे बताओ जरा? कई सारे फ्लावर्स हैं भाई, किसी प्लांट में एक अकेला फ्लावर थोड़ी होता है। आप मुझे बताओ जरा, इसमें देखिए कई सारे फ्लावर्स हैं। अब यहां पर ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। बताओ जरा जल्दी से, ये इसको इसके आने के पहले, बोलो जरा जल्दी से, इससे हम पॉलिनेट कराएं उससे पहले ये इसको सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके इमैच्योर स्टेज में इसके एंथर को रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव कर देंगे? इसके एंथर को रिमूव कर देंगे, इसके एंथर को रिमूव कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। तो आप मुझे बताओ जरा, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। ये नॉलेज मेंडल को अपनी फार्मिंग फैमिली से मिला था। समझ में आ गया? कहां से मिला था? फार्मिंग फैमिली से मिला था। सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ एंथर। बताइए जल्दी से, क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ एंथर। दिस प्रोसेस, और बिफोर मैच्योरेशन और आफ्टर मैच्योरेशन। बिफोर मैच्योरेशन वरना मैच्योर हो गया तो ये तो इसको पॉलिनेट ही कर देगा। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन, बिफोर मैच्योरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? इमैस्कुलेशन। बताइए जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको? इमैस्कुलेशन। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब इसको क्या कर देंगे, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे? कवर कर देंगे बैग से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। अब इसको कवर कर देंगे, पेपर से कवर कर देंगे। एक पेपर होता है, बटर पेपर होता है, उससे इसको कवर कर देंगे। ये देखो जरा, ऐसा पेपर होता है, उससे इसको ऐसे कवर कर देंगे। समझ में आ गया? क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, जिससे कि कोई दूसरा, जिससे कि अनवांटेड, देखो जरा, इमैस्कुलेशन हम कर रहे हैं, इमैस्कुलेशन हम कर रहे हैं, जिससे कि आप मुझे बताना जरा, क्या ना हो सके? टू प्रिवेंट सेल्फिंग। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं किस लिए कर रहे हैं? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बताइए जरा, हम किस लिए कर रहे हैं? टू प्रिवेंट। मेंडल क्यों कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेंडल क्या कर रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से, मेंडल दादा क्या कर रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से, मेंडल दादा सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर क्या कर दिया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बैगिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बैगिंग। अब बैगिंग क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन।
अरे सभी को क्लियर हो गया? टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। सभी को बात समझ में आ गया? अब जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरिटी, जरा ध्यान से समझना, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ फीमेल फ्लावर, बहुत अच्छे से इस बात को समझो। हम क्या बोल रहे हैं? आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ फीमेल फ्लावर। ये सारी प्रोसेस मेंडल ने यूज करी है। आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? रिमूवल ऑफ बैग, इस बैग को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा? डी बैगिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी बैगिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी बैगिंग। बताइए जरा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डी बैगिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डी बैगिंग। अब डी बैगिंग हमने कर दिया, अब हमने डी बैगिंग कर दिया, हमने क्या कर दिया? डी बैगिंग कर दिया। अब इसके बाद में हम डस्टिंग कराएंगे, वो जो वहां से हमने कलेक्ट किया है, जरा ध्यान से देखना, वहां से जो अब हमने कलेक्ट किया है उस पॉलन ग्रेन की, उस पॉलन ग्रेन की हम इसके ऊपर डस्टिंग कराएंगे। समझ में आ गया? डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम टॉल प्लांट। ये देखो जरा, अब हम क्या कराएंगे? उसकी डस्टिंग कराएंगे। ये जो यहां पर है, चलो इसका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान लो इसका कलर ऐसे व्हाइट कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या करेंगे? सबके ऊपर ऐसे डस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? सबके ऊपर ऐसे डस्टिंग करेंगे, ऐसे डस्टिंग करेंगे जिससे पॉलन ग्रेन यहां पर आ जाए। डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा? डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं यहां पर आप मुझे बताओ जरा? डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। अरे बताइए जल्दी से, क्या कर रहे हैं? डस्टिंग, ऐसे 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 करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, जिससे कि आप जानते हो हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहां पर आप मुझे बताओ जरा, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएंगे? सीड बन जाएंगे। जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या बन जाएंगे? सीड बन जाएंगे। कितने सीड मिले हमको बताओ जरा जल्दी से? कितने सीड मिले हमको यहां पर? हमको यहां पर कितने सीड मिले? 3 सीड मिले। अब ये 3 के 3 सीड को, ये 3 के 3 सीड को, तो आप मुझे बताओ जरा, सिंगल मेटिंग से 3 सीड, जबकि आप जानते हो एक प्लांट में 100 सीड मिल जाते हैं, 100 सीड मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 100 सीड मिल जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? इनको जमीन में डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे? जमीन में डाल देंगे। ये देखो जरा, एक सीड डाल दिया, दूसरा सीड डाल दिया, तीसरा सीड डाल दिया। अब ये तीनों सीड को हम ग्रो होने देंगे और मुझे बताना जरा, तीनों के तीनों सीड जो हैं, तीनों के तीनों जो सीड हैं, इनसे जो प्लांट निकल रहे हैं वो तीनों के तीनों टॉल प्लांट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑल आर टॉल। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, इसका मतलब आप मुझे बताना, जब टॉल और डॉर्फ को हम हाइब्रिडाइज करा रहे हैं तो केवल टॉल एक्सप्रेस हो रहा है। सो एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। अरे सभी को क्लियर हो गया? आप बताओ जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? F1 प्लांट, F1 प्लांट। बताइए जल्दी से, मैं क्या बोल रहा हूं? F1 प्लांट्स, F1 प्लांट्स। और यहां पर ऑल F1 आर टॉल। यहां पर पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख ले रहे हैं प्योर टॉल, ये हम लिख ले रहे हैं प्योर टॉल। यहां पर लिख ले रहे हैं प्योर डॉर्फ। क्या लिख ले रहे हैं? प्योर डॉर्फ। अरे सभी को क्लियर हो गया? और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? all F1 plants are tall, all F1 plants, all F1 plants, all F1 plants are tall। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि केवल, अब देखो जरा, जरा ध्यान से समझना, यदि केवल एक ही सीड मिलता, यदि एक ही सीड मिलता, यदि एक ही सीड मिलता, तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यदि आप मुझे बताना जरा, एक ही सीड मिलता तो हम बोल देते तुक्का लग गया। बताओ जल्दी से, यदि किसी का तो पूरी लाइफ भर फेलियर रहा है और एक एग्जाम निकल गया तो कई बार लोग बोल देते ना तुक्का लग गया, लेकिन उसके बाद उसने 4-5 एग्जाम निकाल लिए तो मान लेते हैं हाँ भाई बंदे में दम है। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो रहा है? बोलो जल्दी से, यहां पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे प्लांट टॉल मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, सिंगल मीटिंग इज प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफस्प्रिंग।
तो ये रिजल्ट को कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ जरा, ये रिजल्ट को कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो अब आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। ऑल प्लांट्स आर टॉल, तो एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 generation is called as dominant, and it is represented by capital letter, तो आप मुझे बताइए जरा, मैं डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव लिख सकता हूं? तो आप मुझे बताओ जरा, हमारी डेफिनेशन नंबर 4 हो जाएगी डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। हम क्या बोल रहे हैं? डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। क्या बोल रहे हैं? डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। बताइए जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। तो देखो जरा, आफ्टर क्रॉस ऑफ प्योर प्लांट्स, समझना जरा, प्योर प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स, जरा ध्यान समझना। आप मुझे बताओ जरा, क्रॉसिंग ऑफ प्योर प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ सेम कैरेक्टर, मतलब समझ में आ गया? बताओ जरा, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? याद रखना, इस चैप्टर से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्रॉसिंग ऑफ प्योर प्लांट ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट, ये टू डिफरेंट ट्रेट हो गए ना, टू डिफरेंट ट्रेट हो गए ऑफ सेम कैरेक्टर। हमने प्लांट हाइट के लिया कि नहीं लिया? बोलिए जरा जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड नॉन एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर, बताओ जरा जल्दी से, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर। बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। जो एक कैरेक्टर दब गया इन F1 जनरेशन, तो बताइए जरा, इसके लिए हम कौन सा शब्द बोलते हैं? डोमिनेंट। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, क्या बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से, इसके लिए हम कौन सा बोलेंगे? इट इज डोमिनेंट ट्रेट। और आप जानते हो ऑल ट्रेट आर कैरेक्टर, तो हम डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर बोल सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? रिसेसिव ट्रेट। और मुझे बताना जरा, डोमिनेंट ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सभी को क्लियर हो गया? रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड बाय, सीधे लिख दूं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अरे बन जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। सभी को क्लियर हो गया? जैसे हम एग्जाम्पल बोले, मान लीजिए मैंने बोल दिया कैपिटल T, कैपिटल A, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल P, तो यहां पर आप मुझे बताओ इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्मॉल t, स्मॉल a, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल p। अरे बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या सभी को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर